स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राजस्थान जीके स्टडी में। दोस्तों, कल हमने खिलजी वंश पढ़ा और एक खिलजी वंश में हमने कल अलाउद्दीन खिलजी पढ़ लिया था आधा। कल इसका जीवन परिचय पढ़ लिया, कुछ इसके बारे में जो बातें थी वो पढ़ ली अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अब जो आज पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, वो इसके प्रमुख युद्धों के बारे में पढ़ेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा मुख्य रूप से युद्ध कौन से लड़े गए। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी का सबसे पहला जो युद्ध था ये इसने 1298-99 में लड़ा। ये ने जो सबसे पहले युद्ध लड़ा वो 1298-99 में लड़ा, जब इसने आक्रमण किस पर किया था? गुजरात पर। जब एके ने आक्रमण किस पर किया था? आक्रमण किया था जब एके ने गुजरात पर। कहते हैं कि उस समय गुजरात का राजा था, गुजरात का शासक था कर्णदेव। उस समय गुजरात का शासक कौन था? कर्णदेव। कर्णदेव की पत्नी का नाम था कमला देवी। कर्णदेवी की पत्नी का क्या नाम था? कमला देवी। अब ये एके का पहला आक्रमण था जब एके शासक बन जाता है दिल्ली का, और एके दिल्ली का शासक बनने के बाद जिस राज्य पर सबसे पहला आक्रमण करता है, जिस राज्य पर सबसे पहले आक्रमण करता है वह राज्य कौन सा था? गुजरात। और गुजरात का राजा कौन था? कर्णदेव। गुजरात का राजा कौन था? कर्णदेव गुजरात का राजा था, और इसकी पत्नी का क्या नाम था? कमला देवी था। अमीर खुसरो क्या कहता है इस आक्रमण के बारे में? अमीर खुसरो जो कि एक इतिहासकार है, वो क्या कहता है इस आक्रमण के बारे में? अमीर खुसरो ने कहा कि इसने गुजरात पर आक्रमण, एके ने गुजरात पर आक्रमण घोड़ों की अच्छी नस्ल प्राप्त करने के लिए किया था। घोड़ों की सर्वश्रेष्ठ नस्ल प्राप्त करने के लिए किया था, कहते हैं। तो अमीर खुसरो ने इस आक्रमण के बारे में कहा, यानी अमीर खुसरो एक गुजरात आक्रमण के बारे में कहता है कि एके ने यह आक्रमण घोड़ों की सर्वश्रेष्ठ नस्ल प्राप्त करने के लिए, घोड़ों की सर्वश्रेष्ठ नस्ल प्राप्त करने के लिए आक्रमण किया था। कहां पर? गुजरात पर। और ऐसा कौन कहता है? अमीर खुसरो कहता है। कहते हैं कि जब इसने आक्रमण किया एके ने, तो कर्णदेव अपनी पुत्री समेत दक्षिण भारत में भाग गया। ये आपका कर्णदेव था, वो अपनी पुत्री समेत दक्षिण भारत की तरफ भाग गया, जबकि इसकी जो पत्नी थी कमला देवी, इस कमला देवी से यह अलाउद्दीन खिलजी विवाह कर लेता है। यानी मैं आपको दोबारा समझा देता हूं कि ये जो कमला देवी थी ये गुजरात के शासक कर्णदेव की पत्नी थी। जब 1298-99 में एके ने गुजरात पर आक्रमण किया, तब इस कर्णदेव को पराजित करके इस एके ने इस कमला देवी से विवाह कर लिया था, जबकि ये कर्णदेव अपनी पुत्री समेत दक्षिण भारत के देवगिरी में शरण लेता है। कहां शरण लेता है? दक्षिण भारत के देवगिरी में शरण लेता है। तो यह आक्रमण था इस अलाउद्दीन खिलजी का पहला, और इस आक्रमण के बारे में अमीर खुसरो कहता है कि एके ने यह जो आक्रमण किया
वह घोड़ों की सर्वश्रेष्ठ नस्ल प्राप्त करने के लिए किया था। इस प्रकार का कथन कहता है अमीर खुसरो इस गुजरात अभियान को लेकर। अब एक बात आती है इस गुजरात अभियान को लेकर, कहते हैं कि इस अभियान में जो एक का सेनापति था वो उलुग खां था। एक का सेनापति, इस गुजरात अभियान में जो एक का सेनापति था वह उलुग खां था। कहते हैं कि इस गुजरात के बाजार से, जो गुजरात का जो बाजार था, इस गुजरात के बाजार से इस उलुग खां ने एक हिजड़े को खरीदा और उस हिजड़े का क्या नाम था? मलिक काफूर। होने को तो ये हिंदू था लेकिन कन्वर्टेड मुसलमान था। ये वास्तव में तो हिंदू था लेकिन इसने मुसलमान धर्म अपना लिया था। तो ये हिंदू हिजड़ा था, जन्म से हिंदू था लेकिन बाद में इसने मुस्लिम धर्म अपना लिया था। तो ये जो मलिक काफूर था इस गुजरात अभियान के समय इस एके के हाथ में लगा था और बाद में इस मलिक काफूर को एके अपना क्या बनाता है? सेनापति। और बाद में यही मलिक काफूर इस अलाउद्दीन खिलजी को दक्षिण भारत जीत कर देगा। दोबारा सुन लो कि उलुग खां ने यानी एके के गुजरात आक्रमण के समय जो एके का सेनापति था वो उलुग खां था। इस उलुग खां को इस गुजरात के बाजार से एक हिजड़ा हाथ में लगा और वो हिजड़ा कौन था? मलिक काफूर। कहते हैं कि ये एक कन्वर्टेड मुसलमान था, यानी पहले ये हिंदू था और बाद में इसने मुसलमान धर्म अपना लिया था। कहते हैं कि उलुग खां ने इस मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदा था गुजरात के बाजार से। इसे उलुग खां ने इस मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदा था गुजरात के बाजार से, इसलिए मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहते हैं। इसलिए मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहते हैं। कहते हैं कि इसी मलिक काफूर को एके अपना सेनापति बनाता है और बाद में यही मलिक काफूर दक्षिण भारत के अभियान में एके का सेनापति होगा और इस एके को दक्षिण भारत जीत कर देगा। ये एके का पहला आक्रमण था। कहते हैं कि इसके बाद एके 1301 ईस्वी में आक्रमण करेगा रणथंभौर पर, 1303 ईस्वी में आक्रमण करेगा चित्तौड़ पर, 1305 ईस्वी में आक्रमण करेगा शिवाना पर, 1308 में, और उसके बाद 1311 में आक्रमण करेगा जालोर पर। ये गुजरात, ये अलाउद्दीन खिलजी के उत्तर भारत के अभियान है, यानी इन क्षेत्रों को जीता था उत्तर भारत के अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी ने। यानी अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तर भारत के इन क्षेत्रों को जीता था, जिसमें 1298-99 में गुजरात जीता, 1301 में रणथंभौर, 1303 में चित्तौड़, 1308 में शिवाना और 1311 में जालोर। ये अलाउद्दीन खिलजी की उत्तर भारत की महत्वपूर्ण विजय थी। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो इस बात को। ये अलाउद्दीन खिलजी की उत्तर भारत की महत्वपूर्ण विजय थी। दोस्तों, इन विजयों के कारण ही लेनपुल जो एक इतिहासकार है, अलाउद्दीन खिलजी की इस उत्तर भारत की विजय के कारण लेनपुल जो इतिहासकार है वो एके को सल्तनत काल का समुद्रगुप्त कहता है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो आज तक आपको कभी किसी ने नहीं बताई होगी, कहीं भी पढ़ने को नहीं मिला होगा ऐसा कि लेनपुल एक इतिहासकार है और जब एके ने इस संपूर्ण उत्तर भारत को जीत लिया तब इस विजय को देखकर लेनपुल ने इस एके को सल्तनत का समुद्रगुप्त कहा है। यानी एके की इन विजयों को देखकर ही लेनपुल इस एके को सल्तनत काल का समुद्रगुप्त कहता है। ये थी एके की उत्तर भारत अभियान, यानी अलाउद्दीन खिलजी के उत्तर भारत अभियान। अब बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के अभियान। कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रकार से दक्षिण भारत को जीता था। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत जीतना स्टार्ट किया और इस क्रम में इसने जो सबसे पहले आक्रमण किया वो देवगिरी पर किया। अच्छा, सेनापति याद रखना, दक्षिण भारत के अभियान में एके का जो सेनापति होगा वो आपका मलिक काफूर होगा। कौन होगा? मलिक काफूर। तो मैं पहला अभियान बताता हूं एके का दक्षिण भारत पर, और एके के दक्षिण भारत का सेनापति कौन था? मलिक काफूर था। तो कहते हैं कि एके ने सबसे पहले दक्षिण भारत के जिस क्षेत्र पर आक्रमण किया वो क्षेत्र कौन सा था? देवगिरी। एके ने दक्षिण भारत के जिस क्षेत्र पर सबसे पहले आक्रमण किया वो क्षेत्र कौन सा था? देवगिरी। और देवगिरी पर आक्रमण कब किया था? 1307 ईस्वी में। यानी 1298-99 गुजरात, 1301 रणथंबोर, 1303 चित्तौड़, 1308 शिवाना और 1311 जालोर। ये तो उत्तर भारत में जीते। बात करें दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत में सबसे पहले आक्रमण किया किसके ऊपर? देवगिरी पर। अब सुनना दोस्तों पूरी डिटेल। उस समय देवगिरी के राजा थे रामचंद्र देव। कि जब एके ने देवगिरी पर आक्रमण किया उस समय देवगिरी के राजा कौन थे? रामचंद्र देव। देवगिरी के राजा कौन थे? रामचंद्र देव थे। कहते हैं कि इस एके ने रामचंद्र देव को पराजित कर दिया। कहते हैं कि रामचंद्र देव क्या होता है? पराजित होता है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात थी दोस्तों, एके ने कभी भी दक्षिण भारत के राज्यों को अपने राज्य क्षेत्र में नहीं मिलाया। यानी एके ने दक्षिण भारत पर आक्रमण तो किया लेकिन कभी भी इस दक्षिण भारत के क्षेत्रों को अपने दिल्ली साम्राज्य में नहीं मिलाया। केवल और केवल इस दक्षिण भारत से इसने क्या लूटा? पैसा ही लूटा था बस। एग्जाम्पल बताऊं तो जैसे एके ने देवगिरी पर आक्रमण किया, रामचंद्र देव को पराजित किया, देवगिरी वापस रामचंद्र देव को लौटा दिया और इसके बदले में सालाना टैक्स वसूला इस देवगिरी से। किसने? एके ने। ये था इसका दक्षिण भारत का अभियान एके का। ऐसे किया था इसने दक्षिण भारत के अभियान एके ने। यानी देवगिरी पर आक्रमण किया 1307 में, रामचंद्र देव को पराजित किया और पराजित करने के बाद दोबारा इस रामचंद्र देव को देवगिरी लौटा दिया और कहते हैं कि इस देवगिरी से सालाना टैक्स वसूल किया जाता है। किसके द्वारा? एके के द्वारा। कहते हैं कि मलिक काफूर ही करेगा आक्रमण, क्योंकि दक्षिण भारत के सेनापति मलिक काफूर ही है। कहते हैं कि मलिक काफूर के साथ रवाना होता है रामचंद्र देव दिल्ली के लिए, क्योंकि इसको राज्य भी तो चाहिए था और राज्य तो अलाउद्दीन खिलजी देगा। ये थोड़ी है कि मलिक काफूर जीत गया और मलिक काफूर ने ऑर्डर दे दिया कि ले देवगिरी तेरा।
तो कहते हैं कि मलिक काफूर रामचंद्र देव को लेकर दिल्ली चला, और जब दिल्ली के दरबार में पहुंचा रामचंद्र देव, तो एक ने इसे यानी रामचंद्र देव को राय रायन की उपाधि दी। यानी देवगिरी के राजा रामचंद्र देव को पराजित किया जाता है, परंतु जब रामचंद्र देव को देवगिरी वापस दे दिया गया, तब इसे यानी रामचंद्र देव को उपाधि किसकी दी जाती है? राय रायन की उपाधि दी जाती है। ये था इस दक्षिण भारत का पहला अभियान। यानी एके ने दक्षिण भारत के किस क्षेत्र पर सबसे पहले आक्रमण किया था? देवगिरी पर। उस समय देवगिरी का राजा कौन था? रामचंद्र देव। आक्रमण किया कब था? 1307 ईस्वी में। और एके ने रामचंद्र देव को उपाधि किसकी दी थी? राय रायन की उपाधि दी। इसके बाद 1309 ईस्वी में आक्रमण किया जाएगा, और 1309 ईस्वी में आक्रमण किया जाएगा वारंगल, जो कि तेलंगाना में आता है। आक्रमण किया जाएगा किस पर? वारंगल पर। कहते हैं कि वारंगल पर काकतीय वंश का राजा था, काकतीय वंश का राज्य था। कि अब मलिक काफूर 1309 ईस्वी में किस पर आक्रमण करेगा? वारंगल पर आक्रमण करेगा। और वारंगल पर किस वंश का राज्य था? काकतीय वंश का राज्य था। और इस काकतीय वंश के राजा कौन थे? प्रताप रुद्रदेव। इस काकतीय वंश के राजा कौन थे? प्रताप रुद्रदेव। कहते हैं कि जब इस मलिक काफूर ने, बोले तो अलाउद्दीन खिलजी आएगा नाम तो, क्योंकि वही भेज रहा है। तो जब एके ने 1309 ईस्वी में वारंगल पर आक्रमण किया, उस समय इस वारंगल पर काकतीय वंश का राज्य था, और उस समय इसके राजा कौन थे? प्रताप रुद्रदेव। कहते हैं कि रुद्रदेव पराजित होता है। क्या हुआ? रुद्रदेव पराजित होता है, और पराजित होने के बाद ये रुद्रदेव क्या कर लेता है? संधि कर लेता है। इस रुद्रदेव को पराजित करने में रामचंद्र देव का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। इस रुद्रदेव को पराजित करने में इस रामचंद्र देव का, अभी बताया था 1307 में इस रामचंद्र देव, तो इस रामचंद्र देव का महत्वपूर्ण योगदान था, क्योंकि मलिक काफूर ने इसके साथ मिलकर ही इस वारंगल पर आक्रमण किया था। तो ध्यान रखना कि प्रताप रुद्रदेव पराजित होगा, संधि की जाएगी, और अब ये प्रताप रुद्रदेव खुद की सोने की प्रतिमा बनाकर, प्रताप रुद्रदेव खुद की सोने की प्रतिमा बनवाएगा। इस प्रतिमा के सोने की प्रतिमा बनवाएगा, और इस प्रतिमा के गले में कोहिनूर हीरा लटकाकर, इस प्रतिमा के गले में कोहिनूर हीरा लटकाकर किसे भेंट कर देगा? मलिक काफूर को भेंट कर देगा। दोबारा बता देता हूं, कि जब प्रताप रुद्रदेव पराजित होता है, तो प्रताप रुद्रदेव ने क्या किया? अपनी सोने की प्रतिमा बनवाई। प्रताप रुद्रदेव ने अपनी सोने की प्रतिमा बनवाई, और उसके गले में, उस प्रतिमा के गले में कोहिनूर हीरा लटका दिया, यानी लगवा दिया उसके गले में, प्रतिमा के गले में, और वो सोने की प्रतिमा किसको भेंट कर दी? मलिक काफूर को।
और इसके बदले में इस एके ने ये वारंगल का क्षेत्र पुनः किसको दे दिया? प्रताप रुद्रदेव को दे दिया। ये था एके का दूसरा अभियान दक्षिण भारत पर। इसके बाद एके 1310 ईस्वी में आक्रमण करेगा होयसल पर। ठीक है कि 1310 ईस्वी में अब आक्रमण किया जाएगा किस पर? होयसल पर आक्रमण किया जाएगा। ये कर्नाटक के आसपास का क्षेत्र था। होयसल जो था ये कर्नाटक के आसपास का क्षेत्र था और इस समय होयसल वंश के जो राजा थे वो भल्लाल देव थर्ड थे। कौन थे? भल्लाल देव थर्ड थे। कहते हैं कि 1310 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी होयसल अभियान करता है, यानी होयसल पर आक्रमण करता है। और उस समय यहाँ के शासक कौन थे? भल्लाल देव थर्ड थे। और कहते हैं कि इस भल्लाल देव ने अधीनता स्वीकार कर ली किसकी? एके की। भल्लाल देव ने अधीनता स्वीकार कर ली किसकी? एके की अधीनता स्वीकार कर ली। ये तीसरा अभियान था एके का। चौथा अभियान और लास्ट अभियान इस एके का दक्षिण भारत पर। चौथा व लास्ट अभियान एके का दक्षिण भारत पर। कहते हैं कि इस एके ने चौथा व लास्ट अभियान किया पांड्य पर, पांड्य वंश पर। ये तमिल के आसपास का क्षेत्र था, यानी तमिलनाडु के आसपास का क्षेत्र था। कहते हैं कि पांड्य वंश के जो राजा थे वो थे मारवर्मन कुलशेखर। मारवर्मन कुलशेखर। और इसके दो बेटे थे, एक का नाम था सुंदर पांडे और दूसरे का नाम था वीर पांडे। एक का नाम सुंदर पांडे था और दूसरे का नाम क्या था? वीर पांडे था। कहते हैं कि इस मलिक काफूर ने, कहते हैं कि मारवर्मन कुलशेखर ने अपना राज्य इस वीर पांडे को सौंप दिया था अपनी मृत्यु से पहले ही। इसलिए मलिक काफूर ने इस सुंदर पांडे को अपनी तरफ मिलाया और दोनों ने मिलकर आक्रमण कर दिया किसके ऊपर? वीर पांडे के ऊपर। कहते हैं कि वीर पांडे पराजित होता है और इसको मार दिया जाता है वीर पांडे को, मलिक काफूर के द्वारा। और इस पांडे वंश का शासक किसे बना दिया जाता है? सुंदर पांडे को बना दिया जाता है। आपको इस आक्रमण की एक लाइन याद करनी है। इस पांड्य वंश के बारे में एक लाइन याद करनी है और वो लाइन क्या होगी? एक इतिहासकार है R.L. शर्मा। R.L. शर्मा इस अभियान के बारे में, यानी इस आक्रमण के बारे में क्या कहते हैं? उन्होंने कहा कि इस युद्ध में जो लूट हुई, यानी इस अभियान के समय जो धन संपदा लूटी गई, इस धन संपदा को देखकर, यानी इस लूट को देखकर शायद महमूद गजनवी की आंख भी कब्र में चमक गई होगी। महमूद गजनवी की आंख भी कब्र में चमक गई होगी, चमक गई होगी। इतनी भयंकर तरीके से, यानी इतनी भयंकर धन संपदा लूटी थी कि शायद गजनी ने भी अपने पूरे 17 अभियान में नहीं लूटी थी। महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया हिंदुस्तान में, तो उन्हें 17 बार में इतना खजाना नहीं लूटा था जितना कि इस पांड्य वंश को पराजित करके इस मलिक काफूर बोले तो एके ने जीता था। इसलिए इस R.L. शर्मा ने कहा था कि इस लूट को देखकर मलिक काफूर की
इस लूट को देखकर शायद महमूद गजनवी की आंखें भी कब्र में चमक गई होगी। तो इस प्रकार का कथन कहा जाता है इस आर.एल. शर्मा के द्वारा इस लूट को यानी इस अभियान को लेकर। तो दोस्तों इस वीडियो में हम यहीं तक रखेंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। वंदे मातरम। जय हिंद।